गो। जय हिंद दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू विद एमसीक्यू सॉल्विंग। हम देख रहे हैं चैप्टर 7 यूनिट 1, राइट। इसमें हमने बात किया था कि गवर्नमेंट का रोल क्या है, बोलो क्या गवर्नमेंट का। इसके पहले वाला चैप्टर 6 है। हमने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में केन्स ने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे कभी कभी एडम स्मिथ का कहना था कि गवर्नमेंट का इतना ज्यादा रोल नहीं है, बट बाद में केन्स ने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शंस के लिए गवर्नमेंट ने इंटरवीन करना चाहिए। बोलो, मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शंस के लिए गवर्नमेंट ने इंटरवीन करना चाहिए। और इसके ऊपर ये पूरा चैप्टर था। पहला क्वेश्चन देखेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज आर लाइकली टू हैव एफिशिएंसी कॉस्ट्स बिकॉज। पहली बात, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? अमीरों को लूटो, गरीबों में बांटो, वो हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन। पर इसको चलाने के लिए कोई एफिशिएंसी कॉस्ट भी होंगे कि नहीं? तो ये बोल रहे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी चलाना फुकट में नहीं होगा, इसके लिए कुछ एफिशिएंसी कॉस्ट होगा। बोलो क्या होगा एफिशिएंसी कॉस्ट? मतलब क्या? मैंने आपसे कहा था कभी कभी इतना भी अमीर को ना लूटो। बोलो, कभी कभी अमीर को ना लूटो कि अमीर सोचे कि इंडिया छोड़ के निकल ले। इतना ही अगर तुम मेरे पे लगाने वाले हो टैक्स, मतलब अमीर अगर 100 रुपए कमाए तो उसको 40 रुपए टैक्स है, 40% पकड़ा दो, 30% पकड़ा दो 30 रुपए। गरीब 100 रुपए कमाए तो उसको 10 रुपए टैक्स है। अरे बोलो रे बोलो, एकदम ही गरीब है तो उसको ही नहीं। बट मान लो एटलीस्ट जो फर्स्ट लाख 100 रुपए वो कमाते हैं तो उनको 10 रुपए, अमीर कमा रहा है तो 30 रुपए। बोलो रे बोलो। सो इतना भी ना लूटो कि अमीर इंडिया छोड़कर निकल ले। और ये है उसका एफिशिएंसी कॉस्ट। ये स्कीम चलाते हो आप और आप सोचते हो हम अमीर को लूटेंगे, गरीबों में बांटोगे, पर अमीर भी तुम्हारे कंट्रोल में, ऐसा तुमको क्यों लगता है? वो चाहिए तो तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह की पहली गाड़ी से घर को निकल जाओगे। अरे एवरीबॉडी, बोलने का अर्थ क्या? ये हो सकता है थोड़े दिनों में जाके परदेश में रह जाए, बाद में जब चाहिए तब आ जाए इंडिया में। सो ये एफिशिएंसी कॉस्ट के साथ आता है कि ऐसी स्कीम जब आप चलाते हो तो दे विल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट। बेटा देखो, ये गवर्नमेंट की एफिशिएंसी रिड्यूस नहीं करेगा, गवर्नमेंट ऑलरेडी इनएफिशिएंट है, और क्या रिड्यूस करोगे, राइट। लेकिन ये ऐसा होगा कि उनको डिसइंसेंटिव हो जाएगा। बोल क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट्स हैव टू फॉरगो टैक्स। गवर्नमेंट्स हैव टू फॉरगो टैक्स मतलब मालूम है क्या? गवर्नमेंट टैक्स माफ कर रहा है, गवर्नमेंट टैक्स माफ ऑफ नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट टैक्स लगा रहा है, पर इसकी वजह से इनको इतना हर्ट ना हो जाए कि ये सोचे कि इट्स बेटर टू छोड़ दो, कमाना ही नहीं यहाँ पे। फिर तो हो सकता है वो कमाई ना, वो बोला अगर इतना ही लूटना है तो जा, मैं कमाता ही नहीं, इतना ही लूटना है तो कमाता नहीं, इंसेंटिव ही नहीं है। जितना भी मैं कमाऊं इतना रेट ऑफ टैक्स है मेरे पे कि एंड में ऐसा लगता है इतनी मेहनत करने का फायदा क्या? 100 में कमाता हूं, 30 रुपए आप टैक्स ले लेते हो, 70 बचता है मेरे पास। आप बिना मेहनत के मेरे थाली में से 30% खा के जा रहे हो। गवर्नमेंट अगर ऐसा जिस उसको लगने लगे फिर बोलेगा छोड़, इससे अच्छा फिर कमाना ही नहीं, कुछ खास इतनी मेहनत के मुकाबले मुझे नहीं लग रहा कि आई एम बीइंग फेयरली ट्रीटेड। तो डिसइंसेंटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? अमीर माइट बिकम इनएफिशिएंट अगर अपने रिडिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में अमीरों का इंसेंटिव डिसइंसेंटिव हो जाता है उनके लिए, क्यों? बहुत ज्यादा टैक्स है। सो कमाने की इच्छा ज्यादा बचती नहीं, या फिर इंडिया छोड़ने की इच्छा बढ़ जाती है। ओके, इसलिए इसको कहते हैं कि ये एफिशिएंसी कॉस्ट है ऐसे पॉलिसीज का। ऐसे पॉलिसी लाओगे तो ये प्रॉब्लम होंगे। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन में बी अचीव्ड थ्रू फ्री मार्केट इकोनॉमी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। अब ध्यान से देखना, फिस्कल भी मॉनेटरी भी, बोलो दोनों पॉलिसी जरूरी है स्टेबिलाईजेशन लाने के लिए। डी, फ्री मार्केट इकोनॉमी तो ऐसा कहता है कि देयर इज नो गवर्नमेंट। बोलो देयर इज, अभी गवर्नमेंट है ही नहीं, फिर गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन लाएगा ही कैसे? यहां पे तो गवर्नमेंट है ही नहीं। तो अगर आपको लाना है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन तो गवर्नमेंट विल यूज फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट विल ऑल्सो यूज मॉनेटरी पॉलिसी। दोनों में फर्क क्या है? कितने लोग बोल पाएंगे फिस्कल और मॉनेटरी में फर्क क्या है? अरे वेरी गुड वेरी गुड, आई डेंट एक्सपेक्ट। यस चंसित, जोर से। मैंने पूछा टू व्हीलर और फोर व्हीलर में फर्क क्या है, तो टू व्हीलर स्नेहा मैम चलाते, फोर व्हीलर सर चलाते। इससे टू व्हीलर और फोर व्हीलर का मीनिंग नहीं समझ में आता। फर्क क्या है पॉलिसी में फंडामेंटली? एक आरबीआई चलाता है, एक गवर्नमेंट चलाती है। वो बोल रहा है मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई चलाता है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट चलाता है। ओके, ये तो यूज हुआ। अर्थ, भावार्थ, फोर व्हीलर मतलब 4 पहिया, वो मेन बोलना चाहिए, ना कि ये कि वो कौन यूज कर रहा है, वो ज्यादा चाहिए मुझे। यस, ट्राई बट गुड यू आर ट्राइंग। हाँ, श्रवण, श्रवण ना, नहीं गरज। हाँ, वो श्रवण, श्रवण कह रहे, श्रवण बाण उसको बोल, ये हाँ फिस्कल पॉलिसी में। गुड गुड गुड, ओके गुड, चलो वेरी गुड।
बट फिर भी अब मैं और एक फाइनली बोल देता हूं, सी मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के औजार और तरीके हैं। मनी सप्लाई फिर सीआरआर से करो, एसएलआर से करो, बैंक रेट से करो, रेपो रेट से करो, रिवर्स रेपो रेट से करो, यह आ गया मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने की इंस्ट्रूमेंट्स। और फिस्कल, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ये फिस्कल मतलब फाइनेंस, बोल क्या, तो गवर्नमेंट का फाइनेंस का रोल मनी सप्लाई में, तो मनी कितना है, मनी की लिक्विडिटी कितना है, अवेलेबिलिटी कितना है मनी का, वो है फिस्कल। एक ब्रॉड वर्ड, फिस्कल में बोरोइंग्स भी आएंगे, फिस्कल में गवर्नमेंट के, जैसे दोनों ने सही जवाब दिया है। फिस्कल पॉलिसी यूज कौन करता है, गवर्नमेंट। मॉनेटरी कौन यूज करता है, आरबीआई। तो आरबीआई मेनली मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करके इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, जबकि फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट इसमें टैक्सेशन, बोरोइंग्स, इन सब से इंडिया का अवेलेबल फाइनेंस अफेक्ट करता है, इंडिया का अवेलेबल फाइनेंस अफेक्ट करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो दोनों में प्लीज हमेशा समझिएगा, दोनों के जवाब बिल्कुल सही। मॉनेटरी पॉलिसी लेकिन आरबीआई यूज करेगा, ये गवर्नमेंट यूज करेगा, ये मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करेगा, ये ओवरऑल फाइनेंस को इन्फ्लुएंस करेगा। इसमें बोरोइंग या गवर्नमेंट के फंक्शन, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगा, सब आगे, ओके, टैक्स वगैरह। नेक्स्ट, सो ये दोनों जरूरी है बेटा अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन लाना है तो। डन है सबके लिए? एवरीबॉडी, अब देखिए नेक्स्ट वाला, थर्ड वन, व्हिच आर द फॉलोइंग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फुलफिल्स रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमने कितनी बार कहा आपको, क्या, अमीरों को लूटो और गरीबों में बांटो। बोलो कौन सा चीज इसको पूरा करेगा? पार्किंग द आर्मी ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर, इससे क्या होगा, ये क्या है, ओह सॉरी, इससे गवर्नमेंट कैसे अमीरों को लूटेगा? एनीवे, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड प्राइस टू पुअर पीपल, यस, ये एक बार है। कंट्रोलिंग सप्लाई ऑफ मनी, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी हुआ, तो बी बॉम्बे, नॉर्दर्न बॉर्डर पे हुआ, ये सबसे भारी था। नेक्स्ट, choose the correct statement. Fiscal policy involves the use of changes in taxation and government spending. Yes, ये भी करेक्ट है, ये तो करेक्ट लग रहा है, तो यही है मेरे ख्याल से। और क्या है? अच्छा, while monetary policy involves use of price, ये गलत बोल दिया, क्या डेंजरस खेले, देखा आपको पहला पार्ट पढ़ के लगा बिल्कुल सही, फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ चेंजेस इन टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ओके यस, बट मॉनेटरी पॉलिसी में प्राइस एंड प्रॉफिट कंट्रोल से आता है, बोल क्या, यूज ऑफ प्राइस एंड प्रॉफिट कंट्रोल। सी मनी सप्लाई ज्यादा बेटर रहता, क्या ज्यादा बेटर रहता, मनी सप्लाई ऑफ कोर्स प्राइस को तो अफेक्ट करता है, बट लेट्स सी, फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ प्राइस, नहीं, फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ चेंज इन टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, व्हाइल मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ चेंजेस इन सप्लाई ऑफ मनी। ओ व्हाट अ बेटर वर्ड, सी व्हाट अ बेटर वर्ड, मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, क्या मैंने ऊपर आपको वही पढ़ा है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या रहता है, मनी सप्लाई को। यहां पे तो आप क्या बोल रहे हो, प्राइस और प्रॉफिट्स, भाई इसकी गारंटी नहीं है, मैं सप्लाई अफेक्ट कर सकता हूं, तुम्हारे प्रॉफिट वॉफिट में क्या अफेक्ट करूं, आरबीआई उधर बैठे बैठे मेरे प्रॉफिट्स को कैसे अफेक्ट करेगी, वेरी रिमोट चांस यार। मनी सप्लाई को आप कर सकते हो, प्राइसेस को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ये भी ठीक है, प्रॉफिट्स ये कुछ ओवर स्टेटमेंट हो गया, या फिर ये नहीं आता मॉनेटरी पॉलिसी में, मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस होगा। ओके नेक्स्ट, जस्टिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय, क्यों गवर्नमेंट ने इंटरवीन करना चाहिए? एडम स्मिथ तो क्या बोलते थे, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, केन्स बोलता था गवर्नमेंट का काम है, एडवर्डी, और मेनली तीन काम है, एलोकेशन फंक्शन, आगे रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो क्यों, सो क्यों गवर्नमेंट ने इंटरवीन करना चाहिए? द नीड टू प्रिवेंट रिसेशन, यस, द नीड टू मॉडिफाई आउटकम्स ऑफ प्राइवेट, यस, द नीड टू ब्रिंग जस्टिस, यस, ऑल द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट्स आपको देखे रखे हुए, आपको बताना है उसमें से करेक्ट कौन से, कम ऑन, आपको बताना उसमें से करेक्ट कौन से। तो देखिए, पहला, द मार्केट जनरल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इज यूजुअली इम्परफेक्ट, ट्रू। मार्केट के हिसाब से अगर जाओगे तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, मार्केट में कल दारू की डिमांड है तो रिसोर्सेस कहां चले गए, दारू के प्रोडक्शन। हर बार मार्केट सही होता है जरूर नहीं, अरे बोलो रे, हर बार जो मार्केट को चाहिए वो डिजायर्ड गुड हो, वो मेरिड गुड हो, ये जरूरी नहीं। ओके, सो ये ट्रू है, मार्केट जनरेशन में क्रिएट इम्परफेक्ट, यस। मार्केट फेलियर्स कैन एट ऑल टाइम्स, बोलो मार्केट फेलियर एट ऑल टाइम्स बी करेक्टेड थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये डिबेटेबल है। गवर्नमेंट हर एक फेलियर को करेक्ट कर पाएगा जरूरी नहीं है, मार्केट फेलियर्स कैन एट ऑल टाइम्स, ऑल टाइम्स बहुत बड़ा वर्ड है, ऐसा रहता ना सिर्फ, मार्केट फेलियर्स कैन बी करेक्टेड
तो यस मैं इसको हाँ बोलता, बट ये ऑल टाइम्स बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा ये डिबेटेबल है, इसको मैं थोड़ा बाजू में रखता हूं। लेट्स सी। पब्लिक गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटीज इन अ मार्केट। पब्लिक गुड्स विल नॉट बी हाँ यस, अगर फ्री है तो विल नॉट बी प्रोड्यूस इन अ सफिशिएंट क्वांटिटीज इन अ मार्केट इकोनॉमी। हाँ राइट, मार्केट इकोनॉमी मतलब कौन सी, मैं बोला था आपको, फ्री इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है, मार्केट इकोनॉमी। तो यस बिल्कुल सही है। पब्लिक गुड्स क्यों बनाए कोई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, गार्डन जरूरी है, पैसा आप खर्च करोगे हमें इसी झगड़े में रह जाएंगे, गार्डन के मजे सब लेने वाले, तो हम दोनों भी बोलेंगे साला हम दोनों भी क्यों खर्च करें, बाकियों ने भी खर्च करना है। सो पब्लिक गुड्स आर यूजुअली अंडर प्रोड्यूस्ड इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, हेंस गवर्नमेंट हैज टू कम एंड से चुप यह गार्डन बनेगा। अरे बोलो बोलो। ओके सो यस 3 इज मोर करेक्ट, 1 इज मोर करेक्ट, 2 इज सो करेक्ट। ऑल टाइम्स एक डेंजरस वर्ड है, गवर्नमेंट हर बार सही कर पाएगा जरूरी नहीं है, हर एक प्रॉब्लम गवर्नमेंट से सॉल्व होगी जरूरी नहीं है। सो देखते हैं 1 2 3 रहा तो ही दिक्कत है। अच्छा 1 2 3 वाला भी ऑप्शन है, बट 2 डजंट सीम मच क्योंकि ऑल टाइम्स बड़ा है, इसलिए 1 and 3 इज बेटर। बॉम्बे 1 and 3 आर करेक्ट। 2 क्यों नहीं है, ऑल टाइम्स नहीं होता, कैन भी होता ना एक बार तो स्टिल फाइन। ऑल टाइम्स मनी सप्लाई विल बी एबल टू डू इट, गवर्नमेंट विल बी एबल टू डू इट। सम थिंग्स आर बियॉन्ड द रीच ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए ऑयल, अब बाहर ऑयल का क्या होगा, गवर्नमेंट भी इतना कंट्रोल नहीं कर सकता। हम लोग बाहर से खरीदते हैं, हम क्या डिक्टेट करेंगे ऑयल कितने में होगा, वी आर डिपेंडेंट, बोलो वी आर, मतलब which when a government offers unemployment benefits and also resorts to progressive taxation, which function does it seem to fulfill? गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो अनएम्प्लॉयड है, बोलो जो, उनको बेनिफिट दे रहा है, मतलब ये गरीबों को मदद, एंड resorts to progressive tax, progressive tax मतलब ही भाई अमीरों को ज्यादा गरीबों को कम, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा टैक्स का रेट भी बढ़ेगा। यस ये फंक्शन कौन सा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का, बोलो कौन सा है, ट्राइंग टू एस्टेब्लिश स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं है, ट्राइंग टू रीडिस्ट्रीब्यूट, यस बॉम्बे 7 का बॉम्बे। ऑनलाइन थम्स अप देंगे सभी, याद है ठीक है सबको, ऐसा थम्स अप दो ना, जिनका कैमरा ऑन है कैमरा में दो, नहीं तो एटलीस्ट बच, मतलब वो बटन रहता है वो दबाओ उसको। हाँ जी चलिए नेक्स्ट 7th वाला, फास्ट लगे तो बोलना ऑनलाइन। 8 7th वाला हो गया ना अपना, अरे 7th वाला हुआ कि नहीं, हाँ चल नेक्स्ट 8th वाला। गवर्नमेंट ऑफ एमिलियन लैंड डिसाइड्स टू प्रोवाइड मोस्ट मॉडर्न रोड इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू आउट द नेशन, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एलोकेशन फंक्शन, स्टेबलाइजेशन। बट इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, अमीरों को लूट रहे कहीं पे, यहां पे तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगा रही है, तो ये तो एलोकेशन हो कि पैसा कहां लगाना है, अरे बोलो बोलो, क्या डिफेंस में लगाना है या फिर एजुकेशन में लगाना है, अरे बोलो रे बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है, ये तो गवर्नमेंट का कॉल है, सो बी एलोकेशन। विच फंक्शन डज गवर्नमेंट परफॉर्म व्हेन इट प्रोवाइड्स ट्रांसफर पेमेंट्स टू सपोर्ट द अंडर प्रिविलेज, बेटा अंडर प्रिविलेज है ना, अंडर प्रिविलेज को आप मदद करते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलो या डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब यूजुअली क्या रहता है, अमीरों से लिया हुआ गरीबों में बांटना, दैट इज री, कि अमीरों में बांट दिया था पर अमीरों से लुट के हमने गरीबों में बांटा, बोलो बोलो, तो री आता है। ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हाँ आए हैं गवर्नमेंट के पास पैसे, और अब गवर्नमेंट बोल रहा है यार जो गरीब लोग है या जो परफॉर्म नहीं कर सकते, जो बूढ़े लोग हैं, उनको हम ये पैसा देंगे, ये ट्रांसफर पेमेंट देना, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूरा करता है। क्या सब क्लियर है, अरे बोलो रे बोलो। नेक्स्ट वन 10th वाला, which of the following is true in respect of center and state government finances? सेंटर एंड स्टेट के बारे में क्वेश्चन है। सेंटर कैन टैक्स एग्रीकल्चर, नो, एग्रीकल्चर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, और कोई स्टेट फिर भी क्यों नहीं करता, जैसे आपने कल न्यूज सुनी होगी, वो सीएम विजय जो है उसने फार्मर्स का क्या किया, लोन माफ किया। अब कैसे क्या वो कर सकता है, बिकॉज एग्रीकल्चर किसके अंडर आता है, उसने फार्मर का लोन माफ किया, सुना कि निकल। तो ऐसे यूजुअली सब स्टेट करते हैं, अपने भी स्टेट करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो फार्मर का लोन यूजुअली माफ होता है क्योंकि फार्मर ज्यादा लोन लेते हैं, मतलब लोन तो लेते हैं लेकिन इंडस्ट्री के मुकाबले नहीं, और फार्मर का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो माफ करना ही है तो कम लोन में ज्यादा वोट मिल सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को करना ही है माफ तो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं करेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या, एक आदमी ने 2000 करोड़ का लोन लिया है, मेरा माफ भी कर दोगे 2000 करोड़, तो मेरा एक वोट आपको मिलेगा। 2000 करोड़ में मान लो 2000 फार्मर्स आ जाएंगे, 2000 की 20,000 फार्मर आ जाएंगे, तो उधर 2000 करोड़ माफ करो तो 20,000 मिलेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट इसलिए करती है, ओके मैं बोल रहा हूं बस ऐसा भी कर सकते हैं,
मैंने नहीं कहा ऐसा कर सकते, वो तो अच्छा है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोचती, वो तो अच्छा है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोचती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो क्या कुछ लोग प्राइवेट रहते तो ऐसा सोच सकते थे ना, प्राइवेट लोग ऐसा कि तो गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा मेरे को नहीं लगता है ना। ओके, आगे बढ़ेंगे बेटा, चलिए। हाँ जी, सो यहां देखिए ये एग्रीकल्चर इनकम जो है ये बोल रहे कि सेंटर के हाथ में फॉल्स। फाइनेंस कमीशन रेकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यस, हमने पढ़ा था सेंटर और स्टेट में झगड़ा ना हो, यही तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ऊपर बीजेपी है, नीचे मान लो नॉन बीजेपी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए तुम कल नॉन बीजेपी हो इसलिए जाओ पैसा ही नहीं देंगे तुमको, ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पैसा देने का काम किसको देके रखा है? बोलो किसको? फाइनेंस कमीशन को। ये गवर्नमेंट के अंडर आती नहीं बॉडी, फाइनेंस कमीशन जो है ये गवर्नमेंट के अंडर बॉडी आती नहीं है, इसलिए फाइनेंस कमीशन विल एंश्योर कि स्टेट को उसका उसका हिस्सा मिले। इसलिए आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट ये चिल्लाते नहीं दिखेगा हमको पैसा ही नहीं आ रहा इसलिए हम काम नहीं कर रहे, वो बोल ही नहीं सकते ऐसा, क्योंकि उनका पैसा लाने का संविधान में रूल्स है और उस रूल्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन से स्टेट को कितना पैसा मिलना चाहिए गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। उसमें 100 फैक्टर्स है, ओके, उसमें 100 फैक्टर्स है, और उस 100 फैक्टर्स के हिसाब से कि पॉपुलेशन है, आपने कितना किया फॉरेस्ट कवर के लिए वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों के लिए चीजों को देख के अजय देख के इन सारी चीजों को देखकर फिर फाइनल डिसाइड किया जाता है कौन से स्टेट को कितना मिलेगा। ओके, तो बी बॉम्बे। नेक्स्ट, जीएसटी कॉम्पनसेशन इज गिवन टू। जीएसटी कॉम्पनसेशन किसको मिलेगा? बोलो, टू द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को कॉम्पनसेशन क्यों दे रहे हैं? इंडस्ट्रीज को नहीं, स्टेट को। मैंने याद कहा था आपको कि इनिशियली महाराष्ट्र तमिलनाडु बहुत कमाते थे, क्योंकि वो अपन ऑलरेडी महाराष्ट्र तमिलनाडु ये हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है, तो पूरे इंडिया का हाईएस्ट महाराष्ट्र है ऑब्वियसली, बट रेट ये ज्यादा कमा रहा है। अभी क्या होने वाला था, इस जीएसटी में बहुत रिस्ट्रक्चरिंग हो रही थी। क्या हो रही थी? तो कई सारे स्टेट का लॉस होने वाला था जो खुद अपने दम पे बहुत बढ़िया कर रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इनको थोड़े साल के लिए 5 इयर्स के लिए कॉम्पनसेशन स्कीम निकाला था। क्या निकाला था? ये जो कॉम्पनसेशन स्कीम था ये कोई इंडस्ट्री के लिए नहीं थी, स्टेट के लिए थी। द स्टेट्स टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉसेस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी टू दो स्टेट। सी डन है? Are everybody? Next one. 12. Which of the following is true with regards to finance commission? The distribution between union and state of the net proceeds, yes. Allocation between states and respective shares, नहीं, ये सब नहीं है, ये है distribution between union and state of net proceeds, yes. ये finance commission के पास दिया हुआ पावर है, ये आगरा 1. ओके, 1 ज्यादा सही लग रहा है, बट अपने को और भी चूज करना है। देखो, allocation between states of the respective shares of such proceeds, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, शेयर्स मतलब यहाँ पे कोई वो शेयरवेयर नहीं है, शेयर्स ऑफ द कंपनी। कौन सा है? allocation between the states, दो स्टेट्स है, स्टेट 1 स्टेट 2, तो इसको कितना जाएगा इसको कितना जाएगा, यस, ये भी फाइनेंस कमीशन का काम है। allocation between the states of their respective share, अरे बोलो रे, ओके। मेक्स रिकमेंडेशन करना काम फाइनेंस कमीशन का नहीं है, रिकमेंडेशन के अलग बोर्ड है। टू रेकमेंड नहीं करती। फाइनेंस कमीशन का काम है स्टेट और यूनियन में जैसा बंटवारा होना चाहिए फाइनेंस का वो हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रेकमेंड करने के लिए कोई नीति आयोग नहीं है जो बताएगी गवर्नमेंट को क्या करना है। अरे एवरीबॉडी, क्या बात कर रहे? इसलिए फाइनेंस कमीशन का रोल जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रू है, ये ट्रू है, ये नहीं, ए एंड बी या 1 and 2, ये आगरा। नेक्स्ट, इन अ फेडरल सेटअप, फेडरल मतलब जहां दो है, फेडरल मतलब क्या है बेटा? फेडरल मतलब दो, एक कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। इन अ फेडरल सेटअप द स्टेबलाइजेशन फंक्शन कैन बी इफेक्टिवली बी परफॉर्म्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स। सिर्फ स्टेट्स क्या करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट एट द सेंटर, नन ऑफ द अबव। इन अ फेडरल सेटअप द स्टेबलाइजेशन, यस, याद रखिए कि आपको 3 फंक्शन थे। कौन से? अलोकेशन, बाद में रिडिस्ट्रीब्यूशन और बाद में स्टेबलाइजेशन। याद है कि इसमें से माइक्रो कौन है और मैक्रो कौन है? जल्दी बताओ, ये तो आना चाहिए। माइक्रो कौन है, मैक्रो कौन है? हाँ, माइक्रो कौन सा? एज पर केन्स वगैरह उन्होंने जो बताया था कि इसमें से माइक्रो कौन होना चाहिए, मैक्रो कौन होना चाहिए। मस्त चार्ट में मैंने तो हाईलाइट करके दिया था, ये माइक्रो होने चाहिए, ये मैक्रो होना चाहिए। यस वेदांत, ओके, अच्छा। एंड फिर ये बताओ कि इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा करना चाहिए था? बोलो। सी प्राइस, मैंने ऐसा पढ़ा था, प्राइस स्टेबलाइज करने के लिए एक सरकार से कुछ नहीं होगा। प्राइस स्टेबलाइज करना मतलब उसके आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल चाहिए। क्या चाहिए? फिस्कल पॉलिसीज पे कंट्रोल चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कैसे दे सकते हैं आरबीआई? एक स्टेट के हाथ में। इसलिए
जो रीड स्टेबलाइजेशन फंक्शन है, बोलो क्या है? वो स्टेबलाइजेशन का फंक्शन इफेक्टिवली कौन परफॉर्म कर सकता है? गवर्नमेंट एट द सेंटर। फेडरल सेटअप में स्टेबलाइजेशन अगर करना ही है तो गवर्नमेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब क्या है? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसने क्या करना चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किसने क्या करना चाहिए? ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट कौन देखता है? रिकमेंडेशन नहीं है, बट कंसर्न विद द डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये काम किसका है? नीति आयोग। नीति आयोग तो बजट बनाने के लिए, या फिर बजट बनाने के लिए नहीं, सॉरी, रिकमेंडेशंस देने के लिए। क्या देने के लिए? रिकमेंडेशन देने के लिए। तो यहां पे कौन आएगा? अरे बंद हो गया, एक मिनट। सेंट्रल बैंक तो नहीं, नीति आयोग का काम रिकमेंडेशन देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह का जाप पूछने की ताकत उनके पास नहीं है ना, कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है। नीति आयोग का वो काम नहीं। सो नीति आयोग नहीं, सेंट्रल बैंक नहीं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट तो इलेक्टेड लोगों का है। अरे बोलो बोलो, वो नहीं देखते हैं कि किसका इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको तो इलेक्ट करके दिया है, वो कर रहे कि नहीं बरोबर ये देखना चाहिए। सो आउट ऑफ एलिमिनेशन आंसर क्या बचता है? आप एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हो इसको। आर गेटिंग पॉइंट? नहीं तो डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या है। डन। ओके, नेक्स्ट वाला, फिस्कल फेडरलिज्म। बेटा फेडरलिज्म मैंने कितनी बार बताया? व्हाट इज फेडरलिज्म? फंक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, फाइनेंस फंक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो बताइए कौन? ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्लान्स। ये तो फिस्कल फेडरलिज्म का काम नहीं। शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर, यस। पॉलिटिकल पावर नहीं, पॉलिटिकल से ज्यादा बेटर करता फिस्कल। मैनेजमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी बाय द नेशन, द डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस एंड रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ये थोड़ा ज्यादा बेटर है। डी, बी भी हो सकता था, पर बी में क्या है? पॉलिटिकल पावर बोला है ना, इसलिए लिखो यहाँ पे। या फिर जिनके पास है, नो, नॉट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। पॉलिटिकल पावर कैसी होनी चाहिए? सेंट्रल स्टेट के बीच में ये काम नहीं है फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल मतलब फाइनेंस गवर्नमेंट में बढ़ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फाइनेंस तो डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस एंड रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यस, दिस इज मोर बेटर। 15D। क्या बात क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली? इसमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो सिर्फ और सिर्फ कौन लेवी कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉर्पोरेशन यूनियन का है। वेल्थ टैक्स पहले था, मैंने कहा था याद है, वेल्थ टैक्स। यस और नो? वेल्थ टैक्स किसका था? यूनियन। वेल्थ आपके किसके ऊपर लगती थी? इनहेरिट जो आप करते थे, क्या करते थे? यार मैंने कहा था दादाजी की जमीन थी, पर दादाजी के बाद मान लीजिए आपको मिल गई, आपको मिली तो ऑलरेडी दादाजी ने टैक्स भरा है, तो रियलिटी में आपने उसको भरना नहीं चाहिए था, दादाजी ने टैक्स भरकर ही उसको लिया था। अरे एवरीबॉडी, तो फिर आपको लगेज नहीं मिलना चाहिए था जब आपको वो इनहेरिट होती है, इसलिए पहले था वेल्थ टैक्स वगैरह, पर अभी वो निकल गया। लेकिन ये भी यूनियन के हाथ में है। इनकम टैक्स ये भी यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में, इनकम टैक्स किसी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं। तो नन ऑफ द अबव। स्टेट गवर्नमेंट का आप लिखो एग्जांपल, एग्रीकल्चर टैक्स, एग्रीकल्चर। वैसे ही लिकर, दारू, ऐसे छोटा छोटा क्या लिख रहे हो बेटा? लिकर सबसे वन ऑफ द वेरी बिग गवर्नमेंट सोर्स। लिकर से बहुत पैसा मिलता है गवर्नमेंट टैक्स के। लिकर से मतलब दारू से, उसके ऊपर के टैक्स से, उसके ऊपर के टैक्स से गवर्नमेंट को बहुत पैसा मिलता है। नेक्स्ट 17th वाला देखिए, द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पीरियड 21-26 recommended by the 15th फाइनेंस कमीशन। अभी ध्यान से देखना, 15th है। अरे एवरीबॉडी, सो 15th फाइनेंस कमीशन में कितना था? 41। क्यों याद है? 1% कम किया था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई? जम्मू कश्मीर लद्दाख किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई? सेंट्रल गवर्नमेंट की। किसकी? अरे एवरीबॉडी, है ना? तो क्योंकि लद्दाख वगैरह को यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर किया गया है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई। याद है पहले 42% था। अरे है ना, 14th कमीशन ने कहा था, बट क्या हुआ बाद में जाके 1%, 42% गवर्नमेंट ने स्टेट को देना चाहिए, जो भी कलेक्शन था उसमें 42%, बट बाद में वो 41 किया गया, स्टेट गवर्नमेंट को कम और सेंटर के पास थोड़े ज्यादा पैसे बचने चाहिए, क्योंकि सेंटर की जिम्मेदारी बढ़ गई थी यूनियन टेरिटरीज लद्दाख के और जम्मू कश्मीर के जो बढ़ गए। बोलो बोलो। इसलिए 15th कमीशन अगर आए तो परसेंटेज शेयर ऑफ द सेंट्रल स्टेट्स, ओके, तो कितना होना चाहिए बेटा? 41। क्या बात करे सबको? अरे बोलो बोलो। नेक्स्ट 18th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग? हाँ, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है। हमने देखा था फॉरेस्ट को, याद है आपने कितनी हरियाली की? अरे एवरीबॉडी,
आपके शहर स्टेट में जितनी हरियाली उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना मिलेगा. यस और नो. सो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फॉरेस्ट है. टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स ऐसा भी नहीं है. टैक्स के लिए आपने टैक्स उठाने के लिए आपने क्या एफर्ट्स उठाए, नहीं. लोगों से टैक्स वसूलने में आपने क्या एफर्ट लिए, वो नहीं है डिसाइडिंग फैक्टर. आपका पॉपुलेशन, मतलब डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन सब इसमें आ गया. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट कवर, ये आता है. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता. टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स जो है ना, समझिए, एफर्ट्स अलग है. ये लूटने की बात नहीं, लूटना मैंने गलत बोल दिया. ओके, लूटने का नहीं. टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स मतलब ही टैक्स पॉलिसीज होते हैं गवर्नमेंट के. बोले क्या रहते हैं, उसको एफिशिएंटली डेफिनेटली एग्जीक्यूट करना ही चाहिए. नहीं तो कैसे हम अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटेंगे. अरे एवरीबॉडी सी, अमीरों, यू फॉर अपर क्लास अमीर, ए फॉर लिख देता अमीर, और जी फॉर गरीब. ऐसा अपने को लगता है, बट गवर्नमेंट को लगता है जी फॉर गवर्नमेंट. अमीरों को लूटो और एनीवे फॉरगेट. सो यू हैव टू बी क्विक. सो अमीरों को लूटो, गरीबों को बांटो. तो ये सब कैसे होगा अगर आपने टैक्स के लिए एफर्ट्स नहीं उठाए. तो यस, ये भी सही है, ये भी ड्यूटी है, ये भी क्राइटेरिया है, आपको कितना शेयर मिलेगा उसमें. बट जो क्राइटेरिया नहीं है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर. क्या है, आप अगर ऊपर पढ़ोगे तो चार्ट में भी है ये, कि क्या देखकर डिसाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलेगा. अरे एवरीबॉडी, उसमें डेमोग्राफी है, फॉरेस्ट कवर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे भी नहीं है. ओके, नेक्स्ट. एज पर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑफ 2022. अब 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया था भाई, लेकिन हाँ, उसने कहा था कि दोनों को साइमल्टेनियस पावर्स है. क्या दोनों को, ये स्टार्टिंग में ही है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये पार्ट था. ओके, कि यूनियन के पास भी और स्टेट के पास, दोनों के पास कौन से पावर है, साइमल्टेनियस एंड इक्वल. तो द यूनियन हैज ग्रेटर पावर, नो नॉट ग्रेटर पावर. यूनियन स्टेट बोथ आर इक्वल भी एंड साइमल्टेनियसली. यस, बी. याद है आपको. अरे बोलो रे बोलो. 20th वन, प्रोवाइडिंग सोशल सेक्टर सर्विसेज सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन इज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है. अब मुझे बताइए, सोशल सेक्टर सर्विसेज सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन किसके अंडर आता है, एजुकेशन. एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी. अब मुझे बताइए, देखो कैसे याद रखने का, सिंपल. देखो बीच में जब आम आदमी पार्टी थी तो वो दिल्ली के एजुकेशन को बहुत हाईलाइट करती थी कि हमने दिल्ली के स्कूलों को कितना अच्छा किया. सुना कि नहीं सुना आपने. तो वो क्यों हाईलाइट कर रहे थे, वो क्योंकि वो उनका अंडर का पार्ट था. अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता, वो हाईलाइट करते क्या, देखो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना अच्छा कर रही है, हम तो कुछ नहीं कर. उन्होंने कहा था मेडिकल देखो हमने कितना अच्छा किया. याद है, आपने सुना होगा दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी थी तो मोहल्ला क्लिनिक बोल के उन्होंने स्टार्ट किया था. मोहल्ले मोहल्ले में क्लिनिक, बोलो क्या, गवर्नमेंट का, ऑलमोस्ट फ्री मेडिसिन. फिर उन्होंने हाईलाइट किया था कि देखो हमने गवर्नमेंट की दिल्ली के स्कूल्स को कितना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का किया. पढ़ा कि नहीं पढ़ा न्यूज में. तो क्यों ये दो, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन दोनों किसके अंडर आ रहे हैं, स्टेट. तो वो दिखाना चाहते हैं कि हमने हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना अच्छे से निभाया, या किया या नहीं किया, आप डिसाइड करें. हमने ये किया, वो हाईलाइट कर रहे थे एवरीबॉडी. सो मोहल्ला क्लिनिक यानी ये सब था. तो हेल्थ एंड एजुकेशन इज स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. एवरीबॉडी, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ यूनिट नंबर 1. ओके, थैंक यू सो मच.